राइटिंग अगर कोई किसी से करवा तो उसको बता दो कि भाई मेरे लेवल की करें, ताकि वो रिजल्ट बदल ना थोड़ा सा स्कोर हुआ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लैंग्वेज सेट B2 से ज्यादा है। सर वो कौन से एक्सप्रेशन है जो मैं बार बार यूज कर सकता हूँ? नहीं भी आसान नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड ELT टेस्ट के अंदर जो फंडामेंटल चेंजेस आई हैं उनमें पहली चेंज तो स्पीकिंग है। स्पीकिंग के पार्ट 2 के जो टॉपिक्स हैं वो अभी 15 मिनट्स पहले ही रिसीव होते हैं, और जो पहले एक्चुअली जब टेस्ट बुक करते थे तो फौरन रिसीव हो जाते थे ईमेल्स के थ्रू, अभी वो 15 मिनट्स पहले ही मिलेंगे, यानी टेस्ट स्टार्ट होने से 15 मिनट्स पहले। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि टेम्पलेट सेंटेंसेस याद किए जाएं। क्विकली बता रहा हूँ, सॉल्यूशंस बहुत सारी और भी हैं, लेकिन उनमें से एक ये है कि टेम्पलेट सेंटेंसेस याद किए जाएं। ऐसे टेम्पलेट सेंटेंसेस जो किसी भी टॉपिक के ऊपर आप जनरली यूज कर सकते हैं, यानी नेचुरल कॉमन एक्सप्रेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, या फिर एज फॉर दिस आई वुड लाइक टू से, टर्निंग टू दिस आई वुड लाइक टू क्लेम, with reference to this I think I should say that, या फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए, या फिर किसी भी एग्जांपल के लिए जो टेम्पलेट्स होते हैं। तो टेम्पलेट सेंटेंसेस यूज करने से आप कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक का टाइम सिर्फ टेम्पलेट सेंटेंसेस अदा करने में लगाओगे। तो जो टेम्पलेट के बीच में जो ब्लैंक्स होते हैं उन ब्लैंक्स को आप एक्चुअली फिल करेंगे उन 15 मिनट्स में बनाए गए पॉइंट्स के थ्रू, जो 15 मिनट्स आपने स्पेंड किए होंगे उसको समझने में और गूगल करने में। तो किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी जब टीचर के साथ बैठोगे तो टीचर अपने आइडिया बताएगा, आपके जहन में कुछ और चल रहा होगा, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अप। हाँ, अगर सपोज आप हौसले में थोड़े से कमजोर हैं और नर्वस होने का ज्यादा खर्चा है, तो आप बिल्कुल किसी टीचर के साथ बैठिए 15 मिनट्स पहले और क्विकली उससे 5 मिनट टिप्स लीजिए, और 10 मिनट रहते हैं तो उसमें 5 मिनट में पॉइंट्स नोट करके आखिरी 5 मिनट में उनको दिखाइए और रिलैक्स रहिए और टेस्ट दीजिए। तो आप यानी इस तरह से 3-4 टॉपिक्स अपने टीचर से ले लीजिए पहले, और उनके ऊपर उनको अप्लाई करके देखें। सम टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर के ऊपर। तो टीचर आपके साथ स्पीकिंग में तो नहीं बैठेगा, टीचर तो नहीं आपकी जगह पे स्पीकिंग करेगा, तो आपने खुद भी एफर्ट करनी है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। और जो टेम्पलेट सेंटेंसेस हैं वो आप खुद भी निकाल सकते हैं गूगल से, और अगर नहीं मिल रहे तो आप किसी टीचर से बैठ के सर वो कौन से एक्सप्रेशन है जो मैं बार बार यूज कर सकता हूं। बड़ी लंबी लिस्ट है, वो नॉर्मली ज़ाहिर है कि आप किसी भी PDF में उसको देख सकते हैं, किसी टीचर के साथ बैठिए और उनसे बनवा लें। दूसरी बात यह है कि जिस टीचर ने आपका टेस्ट किया है वो भी आपको बेहतर इस बारे में गाइड कर सकते हैं कि वो कौन से जुमले हैं जो आप यूज कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही एफर्ट नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं होगा। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज इतनी भी आसान नहीं होती। दुनिया का एक सिस्टम है कि आपको बहरहाल एफर्ट करनी होती है। तो अगर LRW जो है वो अगर बिल्कुल ही बगैर किसी एफर्ट के हो रहा है, सिर्फ कैमरे के सामने एक्टिंग करना, इवन दैट इज एन एफर्ट। लेकिन एक्चुअली जो एकेडमिक्स के हिसाब से जो आपकी एफर्ट होगी, जाहिर है वो आपने स्पीकिंग के अंदर दिखानी है। तो अब अगर आप स्पीकिंग के अंदर भी बिल्कुल ही कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, तो फिर आप कैसे जाएंगे? इतना आपका ग्रैंड मकसद है, यानी आप बहुत बड़े पर्पस के लिए अपना मुल्क छोड़ के जाना, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा कदम है, और आपका मकसद भी एक बहुत बड़े लेवल का होता है। जाहिर है कि आप ख्वाब लेके जाते हैं। तो जब आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स को, सब कुछ यहां छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने तो यहां पे एक तरह से यू हैव बर्न द ब्रिजेस, आपने तो किश्तियां जला दी हुई हैं। तो अब आप क्यों 2-3 दिन मेहनत नहीं करना चाहेंगे? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है आपने कि स्पीकिंग अब जुगाड़ में नहीं होती, ठीक है? मतलब कि पहले से रटी हुई प्रेजेंटेशन, जो पहले भी पुराना जो फॉर्मेट था उसमें भी कई स्टूडेंट्स का रिजल्ट इसलिए विदहेल्ड हो जाता था क्योंकि वो प्रेजेंटेशन रटी रटाई जो है वो रटी रटाई तरीके से ही सुनाते थे, यानी कोई पॉजेस नहीं ले रहे होते, कोई नेचुरल तरीके से नहीं बोल रहे होते, ऐसे बोल रहे थे जैसे बच्चे कोई प्रेजेंटेशन सुनाते हैं। तो चाइल्डिश और बेबीश किस्म की प्रेजेंटेशन जो है अब नहीं चलेगी। तो उसका यही हल है कि टेम्पलेट्स याद किए जाएं। अब देखें, मिसाल तौर पे 3 आप टॉपिक्स ले लेते हैं। एक टॉपिक सपोज आप ले लेते हैं वो जो सिनेमा वाला टॉपिक है प्रेजेंटेशन का। एक टॉपिक जो पुराने फॉर्मेट की जो प्रेजेंटेशन हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें से एक टॉपिक, बाय द वे ये टॉपिक्स भी रिपीट हो सकते हैं। एक टॉपिक है जी एनिमल टेस्टिंग के हवाले, जो एसेज के टॉपिक है वो कभी कोई प्रेजेंटेशन में मिला। तो 2-3 टॉपिक्स उठा लें, उन टॉपिक्स को आप उन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करके आंसर्स करके देख लें। यानी 15 मिनट का अपने आप को चैलेंज दीजिए। मेरा ख्याल है कि 2 दिन की इतनी मेहनत काफी है। सपोज 3 दिन अगर किसी में प्रॉब्लम है तो फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन जाके टीचर को सुनाइए और बस मसला खत्म है।
तो बुनियादी तौर पे वो टेम्पलेट सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं? टेम्पलेट सेंटेंसेस असल में एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने पॉइंट्स रखने होते हैं बीच में। वो पॉइंट्स जो रखने हैं वो आप 15 मिनट में आराम से बना सकते हैं। तो आप चाहें तो वो टेम्पलेट सेंटेंसेस 5 से 10 मिनट के बना सकते हैं, और जितने ज्यादा बनाए उतना अच्छा है, लेकिन उसको फिर याद करना होगा। तो अब जाहिर है कि वो टेम्पलेट्स अगर याद नहीं करेंगे तो फिर उनको फिल कैसे करेंगे? तो अब अगर आप ये कहेंगे कि टेम्पलेट्स को मैं नोट्स बना के, लिस्ट बना के ले जाऊंगा या रखूंगा, तो इवन दैट इज नॉट पॉसिबल। रीजन बहुत सिंपल है कि आप नोट्स नहीं देख सकते, मतलब रीडिंग मुसलसल नहीं कर सकते वहां से। यू कैन एक्चुअली लुक एंड कंसल्ट दोज नोट्स व्हेनेवर यू नीड, जब भी आप बीच में स्टक हो जाते हैं या कोई पॉइंट अगला देखना हो। यह नहीं हो सकता कि आप बस वहीं से देख के पढ़ें। प्लस कुछ जो दूसरी फुलिश तरीके हैं कि स्क्रीन पे कोई पेपर पेस्ट कर देना लैपटॉप पे, ये भी एग्जामिनर को साफ पता चल रहा होता है। ठीक है, क्या होता है कि अगर आप सपोज यहां स्क्रीन पे, अगर मैं लैपटॉप में कोई पेपर पेस्ट करता हूं और मैं वहां से देख के अगर पढ़ रहा हूं, तो ऑब्वियस हो जाता है कि भाई आई कांटेक्ट नहीं हो रहा। कैमरा, एक्चुअली एग्जामिनर की आंखें क्या है? कैमरा है। तो अगर आप एग्जामिनर की आंखों में नहीं देख रहे तो जाहिर है कि आप कहीं और से देख रहे हैं। तो आमतौर पे इन्हीं रीजंस की वजह से रिजल्ट्स विदहेल्ड हो जाते हैं। तो एग्जामिनर्स जो है इतने डम नहीं है, ठीक है, उनको समझ आती है, उनको पहले ही पता है कि सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है। अच्छा, अगली बात, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का भी फॉर्मेट बदल चुका है। रीडिंग मॉड्यूल में पहले आप किसी भी वक्त वापस बैक करके जा सकते थे अपने पहले सेक्शन के क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए। अभी अगर आपने एक मतलब पहला सेक्शन जो है उसको रिव्यू कर लिया एंड मूव ऑन कर लिया, नाउ यू कैन नॉट गो बैक। तो रीडिंग में 2 सेक्शंस होते हैं, 32 क्वेश्चंस हैं। पहले सेक्शन में 16 क्वेश्चंस, दूसरे में 16 क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला और दूसरा सेक्शन है, अब ये एक मतलब आप दूसरे पे तो वापस पहले में नहीं आ सकते। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन करना हो तो अच्छे से समझ के कीजिए, और अगर सपोज पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया तो एक मतलब हर क्वेश्चन को जाके चेक करें। ठीक है, उसको रिव्यू जरूर करें। और टाइम आपके पास कम होता है तो रीडिंग में आमतौर पर टाइम का मसला होता है, खुद कर रहे हैं तो इस तरह से करें। ये बस याद रखना कि एक मतलब आप क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच जाएं तो नाउ यू कैन नॉट गो बैक एंड चेक। अब पीछे कोई गलती हो गई तो बस वो हो गई। तो 16 क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली एक सेक्शन में। प्लस रीडिंग में भी न्यू टेक्स्ट आ रहे हैं, ऑडियो में, लिसनिंग में भी न्यू ऑडियोज आ रही हैं, कुछ पुराने भी हैं। यानी रीडिंग में भी ऐसा हो सकता है कि एक सेक्शन पुराने पैटर्न में हो और एक नया सेक्शन ऐड हुआ हो। इसी तरह लिसनिंग में भी कुछ ऑडियोज नई हैं, कुछ पुरानी हैं। तो सब कुछ जो है वो इस तरह से शफल भी हुआ है, तो अच्छी बात है। और राइटिंग के भी क्वेश्चंस में न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत लेजी हो रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि नेचर भी ना एक सिस्टम दुनिया के चलाने के लिए किसी भी शख्स को मुकम्मल छूट नहीं देता। तो स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि बस मुकम्मल ही आज़ादी हो और ना हम स्पीकिंग करें, ना लिसनिंग, ना रीडिंग, ना राइटिंग, कुछ ना करें। और तो ऐसे नहीं चलता। ऐसी चीज़ें बहुत टेम्परेरी होती हैं। तो कोशिश करें कि खुद अपनी स्पीकिंग की स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करें। 3 दिन किसी टीचर से जाके क्लासेस ले लें, जो भी आपका नियरेस्ट टीचर है। सपोज आप कराची में हैं, वहां पे देखें करीब तरीन अच्छा टीचर कौन सा है। मुमकिन है कि उसको नहीं पता हो कि ऑक्सफोर्ड क्या है, उसको जाके अपना स्पीकिंग का फॉर्मेट बता दो कि ये इस तरह से मुझे हेल्प करते हैं, तो वो आपको क्लासेस दे देंगे। तो बजाय 40,000 फी पे करके या किसी को थाउजेंड्स में और एक्स्ट्रा फी पे करके दोबारा टेस्ट करवाने की बजाय बेहतर है कि किसी को 10,000 देके, 5,000 देके, जो भी वहां पे क्लासेस जितने दिन आपको मिल सकते हैं वो ले लें। ठीक है। प्लस लाहौर में है तो वहां पे करीब तरीन टीचर्स, लाहौर में बड़े अच्छे टीचर्स हैं, असद याकूब साहब हैं, इसी तरह बहुत सारे और भी हैं। अभी वो अकमल हैं, एक टीचर हैं, सर अकमल हैं, बहुत सारे दूसरे टीचर्स हैं। मतलब ये कि नियरेस्ट टीचर्स को देखें, उनके पास जाएं। अगर उनको इस टेस्ट का नहीं पता तो उनको वैसे बता दें कि ये फॉर्मेट है, थोड़ी सी हेल्प करें तो आपको कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करें। इसका मतलब है कि अब ऑक्सफोर्ड जो है वो थोड़ा सा टफ हो गया है। ये क्यों होता है ऐसा, इस तरह की तब्दीलियां क्यों आती हैं? देखें, लैंग्वेज सर्च में भी इस तरह से काफी स्ट्रिक्ट किया गया था। उसकी वजह ये होती है कि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अलिफ बे नहीं आती और जाके बैठ जाते हैं टेस्ट में। एक्सक्यूज माय फ्रेंच, लेकिन जरूरी है तल्ख बात करनी, तो थोड़ी सी तो सीख लें। तो थोड़ी सी एफर्ट जरूरी है। तो जब तक आप पूरी प्रॉपर एफर्ट नहीं करेंगे,
स्पीकिंग पास नहीं हो सकती। अब आप स्पीकिंग पास नहीं करेंगे तो LRW तो वैसे ही विदल्ड हो गया। और एक और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर किसी स्टूडेंट ने स्पीकिंग में 4 ले लिए तो एग्जामिनर चाहे तो उसकी राइटिंग में स्कोर 5 कर सकता है, चाहे वो बहुत ही जबरदस्त इंग्लिश में लिखी हुई क्यों ना हो। ये स्पीकिंग और राइटिंग एक्चुअली हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनके स्कोर्स, क्योंकि जब तक स्पीकिंग आप नहीं करते आपका पार्ट 3 जो है वो फाइनल अप्रूव हुआ ही नहीं है। तो ये चीजें आपस में लिंक करती हैं। तो जब स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो मैं उनको दिखाता हूं रिजल्ट्स की लिस्ट। स्पीकिंग 6, राइटिंग 7, 8, 9, स्पीकिंग 7, राइटिंग 8, 9, 10, स्पीकिंग 5, राइटिंग 6, 7, स्पीकिंग 4 या रिजल्ट विदल्ड या राइटिंग में 5। वही राइटिंग उसी लेवल की है, वो कैब, ग्रामर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन क्या है, स्पीकिंग में अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाओगे, इंग्लिश खराब होगी, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही होगा। एक और बात बताऊं, एक्चुअली ELT वाले आपको जो ईमेल्स में कहते होते हैं, जब आप कहते हैं कि लिसनिंग और रीडिंग के स्कोर जो हैं वो ऑटोमेटिकली असेस होते हैं, एक्चुअली शायद बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऐसा है, बट व्हेनेवर दे वांट टू चेंज तो वो चेंज कर सकते हैं। वजह क्या है, रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने टेस्ट दिया था, तो अब उनके लिसनिंग में पहले स्कोर थे 11 और स्पीकिंग में आई थिंक इट वाज 5, तो उनका रिजल्ट विदहेल्ड हुआ था। तो इन्होंने दोबारा से ऑब्जेक्शन कर दी और ईमेल्स लिखी थी। आई हैव बीन फॉलोइंग द होल केस। तो बाद में उन्होंने दोबारा ईमेल किया और उसमें लिखा हुआ था कि आपके लिस्ट, वो जो एक पिक्चर आती है जिसमें चारों स्कोर्स ईमेल में लिख रहे होते हैं कि आपकी ये स्कोर है इसलिए विदहेल्ड किया है, तो उस मर्तबा लिसनिंग में 12 स्कोर लिखा हुआ था, यानी पहले 11 लिखा था बाद में 12। अगर ये सब सिस्टम जनरेटेड होता लिसनिंग और रीडिंग का स्कोर तो वो 11, 12 कभी नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि जब वो आपका रिजल्ट विदहेल्ड करना चाहते हैं तो वो कोई भी एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर वो प्लेजरिज्म का बहाना बना सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने सुना कि वो उन्होंने कहा कि प्लेजरिज्म का उन्होंने कहा है, तो वो प्लेजरिज्म का जब मैं उनसे कहता हूं मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, तो स्क्रीनशॉट में लिखा होता है कि किसी एक पैराग्राफ के बीच में कोई 2-3 जुमले हैं जो काफी सिमिलर लगते हैं किसी एक वेबसाइट से। देखें, दुनिया में कोई भी शख्स अगर ऐसे लिख रहा है तो जाहिर है कि वो उसके एब्सोल्युटली ओरिजिनल, उसने अभी इजाद नहीं किए वो आइडियाज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सारे ऐसे हर किस्म के टॉपिक्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जाहिर है कि जो भी शख्स लिख रहा है ही इज ऑल्सो इंस्पायर्ड। तो वो जो आप जो मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो ये वाली चीजें हैं, यानी जब आप स्पीकिंग सही नहीं करें तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक और ब्लंडर कर रहे हैं, मतलब किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो खुद माहिर नहीं है, तो वो क्या करता है कि चैट GPT से राइटिंग करता है और वो रिजल्ट भी विदहेल्ड हो रहे हैं। वजह उसकी है कि भाई देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा हुआ जुमला बहुत परफेक्ट होता है, उसमें कोई झोल नहीं होती। तो एक स्टूडेंट जो स्पीकिंग जो राइटिंग खुद नहीं कर रहा, तो जाहिर है कि वो उस लेवल की इंग्लिश तो नहीं लिख पा सकता। तो राइटिंग अगर कोई किसी से करवा तो उसको बता दो कि भाई मेरे लेवल की करें, ताकि वो रिजल्ट विदहेल्ड ना, थोड़ा सा स्कोर नीचे रखें। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग कराते हुए ये ध्यान में रखें कि राइटिंग जिससे भी करवा उसको कहें कि बस थोड़ा सा मार्जिन आपको मिले, बहुत हैवी ना हो, और ऑन पर्पस एक आध मिस्टेक्स हो जानी चाहिए, या फिर वो कैब को थोड़ा सा सिंपल रखें अगर मिस्टेक्स नहीं करनी है, ताकि स्टूडेंट का अटेम्प्ट किया हुआ लगे। जाहिर है कि वो स्टूडेंट जब उनसे स्पीकिंग कर रहा है तो पता चल रहा है, तो काफी मिस्टेक्स होती हैं। प्लस कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर को मॉक टेस्ट दिए बगैर टेस्ट में ना बैठे। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि किसी भी टीचर को मॉक टेस्ट देने से पहले खुद बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी अगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती तो एट द एंड ऑफ द डे आप डिस्करेज हो जाते हो किसी हद तक, क्योंकि आपको लगता है कि भाई मैं इस टीचर को नहीं दे पा रहा अपने टीचर को, तो फिर वहां जाके क्या बोलूंगा। इसीलिए कोशिश करें कि पहले खुद अपने रूम में अकेले मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें अपने आप को। फिर उसके बाद एक और बात, जो भी टॉपिक आपके प्रेजेंटेशन का आता है या ऐसे का आता है, उसके ऊपर जो ऐसे में ओपिनियन आपने लिखा है या प्रेजेंटेशन में जो बात आपने करनी है, उसके ऊपर आपने एक अच्छा ओपिनियन अपना बना के रखना, कुछ पॉइंट्स बना के। उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है आजकल, जितने भी नए स्पीकिंग के टेस्ट हो रहे हैं नए फॉर्मेट पे, उनमें
पार्ट 3 या पार्ट 2 के टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन हो रही है, यानी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आपसे बातचीत हो सकती है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। जो ऐसे है उसमें पहले सिर्फ मीनिंग्स वगैरह पूछ के, एक दो बातें पूछ के, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते थे। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 टेस्ट देखे हैं उस टॉपिक के ऊपर आपके जनरल ओपिनियन, यानी वो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि क्या आप उस लेवल का जुमला लिख पा रहे हो जिस जो लेवल का जुमला आपने ऐसे में लिखा था। इसका मतलब है कि जो स्पीकिंग है वो ज्यादा टफ हो गई है। तो थोड़ा सा आप अपने टीचर के पास बैठे और आप उनसे कहें कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो आपसे उस टॉपिक के ऊपर पूछे। मिसाल के तौर पे अभी एक टॉपिक था, ये टॉपिक था जो फेमस जो पर्सनालिटीज हैं, यानी कि सेलिब्रिटीज वगैरह, उनके लाइफ के बारे में कि क्या फेम जिंदगी को बेहतर बनाती है या नहीं बनाती। तो उसमें अभी उस स्टूडेंट से जनरली गुफ्तगू करा था, ऐसे से थोड़ा हटके, ऐसे इज अ बिट स्पेसिफिक, जनरली उसके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछना शुरू किया एग्जामिनर ने, इस तरह की डिटेल में जाके। यानी एक स्टूडेंट तो सिर्फ ऐसे को तैयार करके बैठा हुआ है कि ऐसे के अंदर जो जुमले हैं उनको एक्सप्लेन कैसे करूं। उस टॉपिक के ऊपर भी आपको थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए। मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि इस टेस्ट की क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे, इसीलिए उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत 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 कमजोर है तो ऑक्सफोर्ड टेस्ट आप नहीं लें। मेरी राय है, इंस्टेड आपको चाहिए कि लैंग्वेज सर्ट को चूज करें। लैंग्वेज सर्ट अभी भी लैंग्वेज सर्ट चल रहा है। रिसेंटली मेरे सेंटर में खुद 4 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट खुद भी कर रहे हैं आजकल, मतलब स्टूडेंट इतने काबिल हो गए हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें तो पहले डेटा में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट खुद भी, अभी परसों स्टूडेंट ने खुद जाके यहाँ पे आया और टेस्ट परफॉर्म करके चला गया। ऑक्सफोर्ड के भी कई स्टूडेंट्स आते हैं और टेस्ट परफॉर्म करके चले जाते हैं। ये कि डिपेंड भी करता है। प्लस ऑक्सफोर्ड जो है ना, वो आप देखें कि ये 12 तक जा रहा है इसका स्कोर, जो कि आईएलटीएस का 9 है, जो कि CEFR लेवल C2 पे है, यानी मैक्सिमम इतना है। I'm sorry। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लैंग्वेज सर्ट B2 से ज्यादा है। तो लैंग्वेज के 6 दर्जात होते हैं, स्केल्स या लेवल्स, A1, A2, B1, B2, C1, C2, यानी C2 टॉप पे है, C1 इससे नीचे और B2 से नीचे। तो यानी B2 एज कंपेयर टू ऑक्सफोर्ड इजी है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी भी एक्सेप्ट कर रही हैं लैंग्वेज सर्ट B2, आप वो टेस्ट दें। उसमें 2 फायदे हैं। फायदा नंबर 1, जो LRW है और जो स्पीकिंग है, इन दोनों में आपस में कोई लिंक नहीं होगा। पूछेंगे नहीं कि वहां क्या लिखा था, तो बच गए। और LRW पास हो गया तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। सपोज खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, आप अगर स्पीकिंग फेल भी करते हैं तो दोबारा दीजिए, सिर्फ स्पीकिंग बुक करनी पड़ेगी, यानी बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। एंड वैसे भी स्पीकिंग जनरली भी इजी है, जैसे मैंने कहा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ बातें हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।